Hello everyone, welcome to our YouTube channel and I am here with another video dealing with physical evidence. But first let's see the syllabus. Syllabus मैंने इसलिए रखा हुआ है फर्स्ट लाइन में क्योंकि हमने ये देख लेना है कि ऑलरेडी हमने क्या क्या कर लिया है कवर और क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पे रिपीटिशन है चीज़ों की, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो क्या कर लिया है हमने, यूनिट 1 में फॉरेंसिक साइंस पढ़ लिया है, डेफिनेशन हिस्ट्री ये भी हो गई है ना। स्कोप उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं स्कोप में। एथिक्स जो है वो एक वीडियो बना के कवर कर लेंगे। एथिक्स भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो और आपको लॉ क्रिमिनल जस्टिस में अपना कंट्रीब्यूशन देना है तो आपके क्या उसूल होने चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए, ये इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। आपके खुद के क्या रूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम करेंगे फिज़िकल एविडेंस। अब देखो फिज़िकल एविडेंस में क्या नेचर, टाइप, सर्च मेथड्स, कलेक्शन, ये सारा कुछ एक में ही दे दिया है जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है। तो ये सारा कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, क्राइम सीन में हमने देख लिया है कि क्या क्या क्राइम सीन में होता है, नेचर टाइप क्या है, प्रिजर्व कैसे करना है। तो यहाँ तक सारा कुछ हो गया है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में दिया है ना, अननेचुरल डेथ, क्रिमिनल असॉल्ट, तो इसमें ये आपको देखना है कि अननेचुरल डेथ में आपको क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, क्रिमिनल असॉल्ट में कैसे करना है। तो लगभग एक जैसा ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई स्पेशल केस है अलग से तो उसका इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अलग हो जाता है। बट एक जो रॉ आइडिया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का वो समहाउ एक जैसा ही है। तो उसमें उतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो अननेचुरल डेथ हो गया, क्रिमिनल असॉल्ट्स हो गए, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स हो गए, ये सारा में कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं है। आपको वही ही प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। वहाँ पे बैरिकेडिंग करनी है, एरिया को सीज़ करना है, उसके बाद सर्च मेथड्स लगाने हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करना है, सेव करना है, पैकिंग करना है। तो उतना इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इतना सारा कुछ दे दिया है तो हमको क्या पढ़ना है। तो इसमें यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आज हम करेंगे फ़िज़िकल एविडेंस। अब फ़िज़िकल एविडेंस बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि सिर्फ अगर हम फ़िज़िकल एविडेंस की बात करेंगे तो उतना कोई उसमें ब्रॉड चीज़ है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, वो हम लोग चुटकियों में कवर कर लेंगे। बट फिज़िकल एविडेंस की अगर हम बात करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है। बट उसमें से हमको जो एक्सट्रैक्ट है हमारा फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, जैसे कि एविडेंस का डेफिनेशन हो गया, एविडेंस के टाइप हो गए, विटनेस क्या होता है, एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू होने वाली है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक बार ओवरऑल एक मैप हम क्रिएट कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में है क्या। फिर उसके बाद उस एक्ट से हमको एक्सट्रैक्ट करना है हमारे फॉरेंसिक का रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे फ़िज़िकल एविडेंस की फ़िज़िकल एविडेंस क्या है या एविडेंस क्या होता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंसेस को कैसे डिफ़ाइन किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो सारा कुछ है यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी कि कितनी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ है इंडिया में, कितनी स्टेट है, कितनी सेंट्रल है। तो ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है, समझ जाओ। तो जो यहाँ पे NCRB और NICFS है ना, ये एक छोटी सी वीडियो या फिर किसी वीडियो में इनको इंक्लूड कर लेंगे। तो NCRB है और NICFS जो है वो इंस्टीट्यूशन है। NICFS के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फॉरेंसिक साइंस है दिल्ली का, उसका शॉर्ट फॉर्म है। NCRB के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर जो फंडामेंटल राइट्स पर जाएंगे, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, और लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट इन फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम शुरू करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि मैम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाइए, तो इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। तो जल्दी से कवर कर लेते हैं फिज़िकल एविडेंस इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। फिज़िकल एविडेंस में जो हमारा नॉर्मल फिज़िकल एविडेंस है, नॉर्मल इन द सेंस जैसे कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम फिज़िकल एविडेंस या एविडेंस कलेक्शन, जो हम लॉ के लैंग्वेज में बात नहीं करते या लॉ के लैंग्वेज में कैटेगराइज नहीं करते एविडेंसेस को, जैसे कि ओरल एविडेंस हो गया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, ऐसे हम फॉरेंसिक साइंस में कैटेगराइज नहीं करते। हम डिफरेंटली कैटेगराइज करते हैं फॉरेंसिक साइंस में। कैसे करते हैं वो आगे स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है।
तो फिज़िकल एविडेंस क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें, फिज़िकल एविडेंस ऑल्सो नोन एज रियल एविडेंस और मटेरियल एविडेंस। जो फिज़िकल एविडेंस है उसको हम रियल एविडेंस भी कह सकते हैं, या फिर हम रियल एविडेंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर मटेरियल एविडेंस। मटेरियल एविडेंस और रियल एविडेंस क्यों? क्योंकि इनका कोई शेप होता है, इनका कोई ये मटेरियल्स होते हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। इसी वजह से उनको फिज़िकल एविडेंस कहा जाता है, फिज़िकली अवेलेबल होते हैं वो हमारे लिए, इस वजह से इन्हें फिज़िकल एविडेंस कहा जाता है। फिज़िकल एविडेंस ऑल्सो नोन एज रियल एविडेंस एंड मटेरियल एविडेंस। फिज़िकल एविडेंस इज़ एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट that play some significant role in the matter that gave rise to the litigation, introduced as evidence in a judicial proceeding to provide any fact based on the object's physical character। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो फिज़िकल एविडेंस है, फिज़िकल एविडेंस इज़ एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्ले सम सिग्निफिकेंट रोल। जो फिज़िकल एविडेंस है वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिटिगेशन में, मीन्स लॉ के मैटर्स में। किसी भी एक पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या किसी एक पार्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब जिस पर्सन ने क्राइम किया है वो भी लॉ में वहाँ पे कोर्ट में फ़ाइट कर रहा है कि वो इनोसेंट हो जाए, और जो दूसरा साइड है वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो पर्सन है उसने क्राइम किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फिज़िकल एविडेंस है वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी साइड को राइज करने के लिए। मीन्स अगर पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन रियलिटी में इनोसेंट है और अगर उसे फ्रेम किया जा रहा है कि वो उसने क्राइम किया है, तो वो बच सकता है क्योंकि फिज़िकल एविडेंस उसके फेवर में होंगे। और अगर उस पर्सन ने सच में क्राइम कमिट किया है तो उसके फेवर में नहीं होंगे और उसके अगेंस्ट होंगे ताकि उसको सज़ा मिल सके। तो फिज़िकल एविडेंस जो है वो कोई भी मटेरियल है जो कि ये डिसाइड करता है कि जो पर्सन रियलिटी में क्रिमिनल है या नहीं है। अब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब लॉयर्स को कैसे पता चलेगा, जज को कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन ने ही क्राइम कमिट किया है? किसी को वहाँ पे जाके बताना होगा ना कि हमने यहाँ फिज़िकल एविडेंस लिया था तो ये इसके अगेंस्ट है या इसके फेवर में है। तो जो एक्सपर्ट एविडेंस जो हम बात करेंगे आगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो इसी से रिलेटेड होगा। थोड़ा लॉ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट जब हम कोर्ट में उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे या फिर लॉयर उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा, लॉयर को भी प्रेजेंट करने से पहले जो फॉरेंसिक एग्जामिनर है उससे लेना होगा कोई भी फिज़िकल एविडेंस, ताकि वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सके और जज जो है वो जो पर्सन है उसको सही सज़ा दे सके या फिर सज़ा ना दे अगर वो इनोसेंट है तो, है ना। तो जो एविडेंस है उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रेजेंट करते हैं टू प्रोवाइड एनी फैक्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कैरेक्टर। अब उस ऑब्जेक्ट के फिजिकल कैरेक्टर या उसमें फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है या उसमें कोई ब्लड स्टेन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें कोई रिजल्ट मिला है, तो उसके बेसिस पे हम कोई फैक्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तभी वो फिज़िकल एविडेंस कहलाएगा, क्योंकि उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम कोई रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे, कोई फैक्ट ड्रॉ करेंगे जो किसी पर्सन के या तो फेवर में होगा या तो उसके अगेंस्ट होगा। Forensic scientists classify the evidence on the different way according to the scientific way of dealing। मैंने बोला लॉ वाले डिफरेंटली कैटेगराइज करते हैं एविडेंसेस को, और फॉरेंसिक साइंस में हम डिफरेंटली कैटेगराइज करते हैं एविडेंसेस को, कि एविडेंस को हम मेजरली दो चीज़ों में एविडेंस को कैटेगराइज करेंगे, या तो फिजिकल एविडेंस या तो बायोलॉजिकल एविडेंस। इससे ज़्यादा हम एविडेंसेस को क्लासिफाई नहीं करते। अगर या तो वो जो एविडेंस है वो बायोलॉजिकल मटेरियल का है, बायोलॉजिकल एविडेंस है, या तो फिजिकल एविडेंस है, क्योंकि वो फिज़िकली ओरिजिनेट हुआ है। मींस नॉन लिविंग जिसका ओरिजिन है वो फिज़िकल एविडेंस कहलाएगा, और जिसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल एविडेंस कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि हमने उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिज़िकल एविडेंस क्या है, नॉन लिविंग ओरिजिन, जैसे कि कोई टेबल हो गई, कोई चेयर हो गई, कोई वाज हो गया। तो जब कोई दो पर्सन कांटेक्ट में आते हैं, कोई कल्प्रेट या कोई क्रिमिनल कांटेक्ट में आता है, तो अब
लॉ ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो भी एक एविडेंस बन जाती है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है, हमने बचपन में पढ़ा है ना कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, जैसे कि ट्री एक लिविंग थिंग है, हम ह्यूमंस लिविंग थिंग है, एनिमल लिविंग थिंग्स हैं। तो ये कुछ लिविंग थिंग्स हुई। अब क्या नॉन लिविंग थिंग है? टेबल, चेयर, वास, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हुई हैं, जिनका कोई लिविंग बॉडी नहीं है, तो वो कहलाएंगे फिजिकल एविडेंसेस, और जिनका बायोलॉजिकल ओरिजिन है वो कहलाएंगे बायोलॉजिकल एविडेंसेस। फिजिकल एविडेंस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो डॉक्यूमेंट हो गया, ड्रग्स हो गए, फाइबर, फायर आर्म्स, सॉइल, मिनरल, इम्प्रेशंस, फिंगरप्रिंट, और जो भी फुटप्रिंट्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गए, ये सारा का सारा कुछ फिज़िकल एविडेंस के अंडर आएगा। फिज़िकल एविडेंस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि बायोलॉजिकल एविडेंस गिने चुने ही है ना, बट फिज़िकल एविडेंस कुछ भी हो सकता है जो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुआ है। अब बायोलॉजिकल एविडेंस क्या है? जो कि बायोलॉजिकली ओरिजिनेट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ब्लड हो गया, टिश्यूज़ हो गए, सलाइवा, यूरिन, DNA एविडेंसेस। तो ये इन जो सारी चीज़ें, इन सब का ओरिजिन बायोलॉजिकल मटेरियल से हो रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी से हो रहा है, ह्यूमन बॉडी से हो रहा है, तो ये कहलाएंगे हमारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस। जितना भी है सलाइवा, यूरिन, टिश्यू, DNA एविडेंसेस, स्वेट, ये सारी की सारी चीज़ें बायोलॉजिकल एविडेंसेस कहलाती हैं। अब ट्रेस एविडेंस एक टर्म आता है कि अक्सर सुनने को होता है कि ट्रेस एविडेंस, ट्रेस एविडेंस। तो ट्रेस एविडेंस है क्या, वो भी कवर कर लेते हैं। ट्रेस एविडेंस इज़ क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट मेक कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे लोकार्ट का एक्सचेंज प्रिंसिपल आ रहा है। अब ट्रेस एविडेंस क्यों क्रिएट होते हैं, कब क्रिएट होते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होता है, दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट होता है, तब ट्रेस एविडेंसेस बनते हैं। दे आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फिजिकल एविडेंस। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रेस एविडेंसेस है वो स्मॉल पार्टिकल्स है किसके? फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस क्या है? जो ओरिजिनेट हुए हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, है ना, चाहे वो फिजिकल एविडेंस से हो या बायोलॉजिकल एविडेंस से हो। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, तो उसको ट्रेस एविडेंसेस ही बोलेंगे। बट मोस्टली ये देखा जाता है कि फिजिकल एविडेंसेस से ही ओरिजिनेट होते हैं जो ट्रेस एविडेंस है। अब मर्डर हुआ है तो ऐसा तो कर नहीं सकते, अगर वहाँ पे मर्डर हुआ है और बहुत सारा ब्लड फ्लो हो गया तो उसको क्लीन कर दिए, बट फिर भी कहीं थोड़ा बहुत बच गया, तो हम बोलेंगे ब्लड का ट्रेस एविडेंस मिला है। बट जनरली ऐसे ट्रेस एविडेंसेस बायोलॉजिकल नहीं होते, फिजिकली होते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं वो? फाइबर पेंट के चिप्स हो सकते हैं, पेंट हो सकता है, एंड अदर माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस। माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस वो एविडेंस इतने छोटे होने चाहिए जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख के एनालाइज कर सकें, या माइक्रोस्कोप में देखना पड़े उनको एनालाइज करने के लिए। तो जो कम अमाउंट में होते हैं, स्मॉल अमाउंट के होते हैं, उनको हम बोलेंगे ट्रेस एविडेंस, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, इस वजह से हम उनको कहते हैं ट्रेस एविडेंसेस। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली कितने टाइप के एविडेंस होते हैं। अब हमने फॉरेंसिकली देख लिया है कि एक फिजिकल एविडेंस होता है भाई और एक बायोलॉजिकल एविडेंस होता है। बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसके अकॉर्डिंग एविडेंसेस कितने टाइप के होते हैं? तो 10 टाइप के एविडेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू दी लॉ, अकॉर्डिंग टू द IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पहला क्या है? ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस। एक ओवरऑल देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करेंगे, अभी बस देख लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो हमारा एविडेंसेस है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो पहला है ओरल एविडेंस, दूसरा है डॉक्यूमेंट एविडेंस, तीसरा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, फोर्थ डायरेक्ट एविडेंसेस, फिफ्थ रियल एविडेंसेस जो कि हमारा फिजिकल एविडेंस है, सिक्स्थ है प्राइमरी एविडेंसेस, सेवेंथ है सेकेंडरी एविडेंसेस, एट्थ है हियरसे एविडेंसेस, नाइन्थ है जुडिशियल एविडेंसेस और टेंथ है नॉन जुडिशियल एविडेंसेस। तो ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, किनको हम नॉन जुडिशियल, जुडिशियल, रियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस, ये कब और कैसे कैसे बोलेंगे, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की, ओवरऑल उसमें है क्या सारा कुछ देखेंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो सका तो एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो उसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो it means a lot to me, and I'm continuously working on me to provide you great videos, to provide you great content. So thank you so much for watching this. Have a great day ahead, and I wish you all the best. Thank you.